आ, अब तो न बाल ठाकरे हैं न उनका करिश्मा है। उद्धव ठाकरे का अपना कोई करिश्मा हमने देखा नहीं। ठीक है, वो उन्होंने अपने आप को एक नेता के तौर पर स्थापित किया है, लेकिन वो आकर्षण उनका नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि प्रदेश की और देश की राजनीति बदली है। अब हिंदुत्व का अगर झंडा किसी के हाथ में है तो वो बीजेपी के हाथ में। चूंकि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ रिश्तेदारी कर चुके हैं, इसलिए हिंदुत्व वाला उनका जो वो एजेंडा था वो डाइल्यूट हुआ है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब पूरा दबाव पड़ेगा पार्टी पर, संसदीय दल पर, तमाम नेताओं पर और टूट फूट होगी, संगठन में भी टूट फूट होगी, तब क्या उद्धव ठाकरे अपनी लड़ाई अगर लड़ना चाहे तो आगे ले जा पाएंगे? देखिए मुकेश जी, मैंने अशोक जी को भी सुना और भोटी जी को भी सुना और इनकी तमाम बातों से मैं सहमत हूँ। और अशोक भाई ने तो बहुत डिटेल में जो पूरा महाराष्ट्र का चित्रण किया, वहाँ की जब डेमोग्राफी का, वहाँ की पॉलिटिकल बेस का, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की असली अग्नि परीक्षा अब है। इसके पहले वो बाला साहब के बाद जाने के बाद उन्होंने पूरी शिवसेना का उत्तराधिकार तो पहले ही संभाल चुके थे बाला साहब के जीवन काल में ही, लेकिन उसके बाद स्वतंत्र रूप से उन्होंने काम किया और बीजेपी से गठबंधन करके भी चुनाव लड़ा, अलग रह के भी चुनाव लड़ लिया, एनसीपी से भी गठबंधन कर लिया। राजनीतिक प्रयोग जितने वो कर सकते थे वो कर चुके। अब दरअसल जो जमीनी लड़ाई का प्रयोग है वो उसकी परीक्षा है उनके सामने। अब उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो फिर से बाला साहब की तरह अपनी साख शिवसेना को, संगठन को, अपने जनाधार को बचाएं, या कुछ सांसदों और विधायकों को जेल जाने से बचाने के लिए बीजेपी के सामने समर्पण कर दें। अब जी ये चीजें, मैं एक उदाहरण दूंगा। लालू प्रसाद यादव जो है उनके सामने भी समझौते का रास्ता खुला था 2017 में 15 में, जब नीतीश कुमार और लालू का गठबंधन हो रहा था तो बहुत ऊपर दबाव डाला गया कि आप जो है गठबंधन मत करिए और बाकायदा अलग चुनाव लड़िए, अब हमारे साथ मत मिलिए लेकिन अलग चुनाव लड़िए। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक ताकत के बल पर ही रहूंगा जिंदा, अगर मैंने समर्पण कर दिया तो मैं तो इनका गुलाम हो जाऊंगा। और लालू यादव नहीं माने और अलग समझौता गठबंधन किया नीतीश कुमार से, सरकार बनी, सारा इतिहास सामने है। नीतीश कुमार बाद में हो गए, लालू यादव को जेल जाना पड़ा और अब वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उन्होंने अपना जनाधार बचा लिया, अपनी पार्टी बचा ली। और भले सरकार न बन पाई हो तेजस्वी यादव की, लेकिन आज की तारीख में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ही है बिहार में। अभी 4 विधायक शामिल हुए ओवैसी गुट के। तो अब अगर लालू प्रसाद यादव उसमें समझौता कर लेते तो 2015 के चुनाव में आरजेडी को जो सफलता मिली थी उसकी आधी भी नहीं मिलती और उसके बाद वो खत्म हो गए होते बिहार की राजनीति से। तो सवाल ये है कि आपका शिवसेना के कैडर का और शिवसेना के जनाधार का चरित्र क्या है? वो चरित्र समझौते वाला है, समर्पण वाला है, लड़ाई वाला है? अगर समझौते वाला, समर्पण वाला होता तो शायद उद्धव ठाकरे 2019 में ही मान जाते, फिर एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाते, ये ऐसा बेमेल, वैचारिक रूप से बेमेल गठबंधन नहीं करते, वो बीजेपी की बी टीम बनते ही रहते। हमें विचार करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन क्यों तोड़ा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जिस तरह शिवसेना को किनारे किया गया, हमारे दोनों मित्र बताएंगे जो महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह शिवसेना के मंत्रियों को बिल्कुल उनकी चलती नहीं थी, उनको एकदम किनारे किया गया और शिवसेना का एक तरह से जनाधार और कार्यकर्ता आधार सब कुछ खतरे में पड़ गया था। और तब उद्धव ठाकरे को महसूस हुआ कि जब तक उनकी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बनेगी, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, तब तक वो समेट नहीं पाएंगे अपने जनाधार को। और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के सामने शर्त रखी मुख्यमंत्री बनने की, जो बीजेपी ने नहीं मानी और वो मुख्यमंत्री बने 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के अपने शासनकाल में उद्धव ठाकरे ने किसी को नाराज नहीं किया है। आप सरकार बन गई, बीजेपी के समर्थक बहुत खुश हैं, उन्होंने उस प्रयोग को तोड़ दिया। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में जाएं, मुंबई में जाएं, तो व्यक्तिगत रूप से उद्धव ठाकरे के प्रति एक सहानुभूति है। व्यक्तिगत रूप से उद्धव ठाकरे की सरकार या उनके संचालन को लेके किसी में कोई नाराजगी नहीं। यहाँ की जो सबसे ज्यादा शिवसेना से ज्यादा नाराज जो वर्ग मुसलमानों का रहता रहा, जो एक तरह से दुश्मनी जैसी थी, वो भी आज उद्धव ठाकरे की तारीफ करते आपको मिलेंगे। जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट और तमाम तरह केंद्र सरकार के सहयोग के बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र को संभाला, इस तिकड़ी के बावजूद। तो एक तो ये उनकी साख है, अगर वो समर्पण करते हैं तो साख मिट्टी में मिल जाएगी।
नंबर 2, उद्धव ठाकरे के व्यक्तित्व को जितना मैंने अध्ययन किया, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा निजी परिचय या बहुत दोस्ती नहीं है मैं, लेकिन हमारे दोनों मित्र बताएंगे इस बात को कि वो बहुत ही ठंडा करके खाते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव ढंग से काम करते हैं। वो राज ठाकरे की तरह बाला साहब ठाकरे की नकल नहीं करते कि बाला साहब ठाकरे की डुप्लीकेट कॉपी बनने की कोशिश जो राज ठाकरे करते रहे, और वो नहीं करते। उनका अपना स्टाइल है उद्धव ठाकरे का, और बाला साहब के जमाने से उनका ये स्टाइल है, किस तरह से संगठन को पे पकड़ बनानी है, कैसे लोगों को किनारे करना है या आगे लाना, ये सब बहुत कैलकुलेटेड ढंग से बड़े शांत तरीके से करते हैं, और वो उन्होंने करके दिखाया। राज ठाकरे की चुनौती बहुत मजबूत चुनौती थी उद्धव ठाकरे के लिए, और खासकर बाला साहब में जाने के बाद, लेकिन उसको उन्होंने कैसे सामना किया हमारे सबके सामने है। और मेरा जहां तक मानना है, जितना मैं शिवसेना के चरित्र को, उद्धव ठाकरे को जानता हूं, कि वो लड़ाई का रास्ता ही अपनाएंगे, वो कोशिश करेंगे इस सहानुभूति और मौके का फायदा उठा करके शिवसेना का जनाधार जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, जितना उसके कार्यकर्ताओं को जो है वो आगे उनकी संख्या बढ़ा सके, क्योंकि उनको मुकाबला बीजेपी से तो करना ही करना है। हो सकता है एनसीपी और कांग्रेस से भी करना पड़े, जरूरी थोड़ी है कि चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा, कोई भी इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है लोकसभा चुनाव चारों पार्टियां अलग अलग लड़े, शिंदे गुट और बीजेपी एक साथ लड़े, और शिवसेना अलग लड़े, और एनसीपी और कांग्रेस शायद मिलकर लड़े। तो इसलिए उद्धव ठाकरे को वो भी जमाना है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जहां तक बीजेपी की बात है, ये सही बात है कि बीजेपी हिंदुत्व की एकमात्र झंडा बरदार पार्टी आज की तारीख में भारत में है, और उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत है, जो हिंदुत्व की विचारधारा की होल सोल गंगोत्री है, आप मतलब जहां से निकलती है। लेकिन मत भूलिए कि उद्धव ठाकरे के पास मराठी और महाराष्ट्रीय अस्मिता की विरासत है। तो बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई थी तो हिंदुत्व नहीं था, महाराष्ट्रीय अस्मिता, मराठी अस्मिता, वो उसका मेल, और सब शुरुआत दक्षिण भारतीयों के खिलाफ, फिर गुजरातियों के खिलाफ और उत्तर भारतीयों के खिलाफ, बाद में हिंदुत्व आया राम मंदिर आंदोलन के दौरान, जब हिंदुत्व की जो लड़ाई हुई। तो जो शिवसेना का जो हिंदुत्व है, उसका एक बहुत बड़ा जो है मूल जो है वो मराठी अस्मिता भी है, महाराष्ट्रीय अस्मिता भी है। और आप याद कीजिए कि कई बार क्षेत्रीय अस्मिता जब राष्ट्रीय मुद्दों से टकराती है तो क्षेत्रीय अस्मिता भारी पड़ती है। गुजराती अस्मिता का सवाल उठा करके नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को पटकनी लगातार दी। पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ममता बनर्जी का बंगाली अस्मिता का कार्ड सबसे ज्यादा सफल हुआ। दिल्ली में दिल्ली सरकार का कामकाज बीजेपी के हिंदुत्व पर भारी पड़ा, और यही दांव छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया का सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया का नारा देकर के छत्तीसगढ़ अस्मिता को हिंदुत्व के मुकाबले खड़ा किया। तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता और महाराष्ट्रीय अस्मिता की जो उनका हथियार है उसको छोड़ेंगे, क्योंकि शिवसेना अपने आप को महाराष्ट्रीय अस्मिता की होलसोल पार्टी मानती है। महाराष्ट्रीय अस्मिता में देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के नेता फिट नहीं बैठते, शरद पवार तो फिर भी फिट बैठ जाते हैं एक हद तक, क्योंकि वो मराठा छत्र के रूप में जाने जाते हैं, जो मैं भाऊ के लिए कहता हूँ अभी मराठा छत्र में हम लोगों के, तो इसलिए लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता की जहां तक बात है, वो एक बड़ा हथियार उद्धव ठाकरे के पास है, और मुझे लगता है बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए वो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। और आखिरी बात ये कहूंगा कि जिस तरह होशियारी से उन्होंने औरंगाबाद का नाम और उस्मानाबाद का नाम, दो शहरों का नाम बदला, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व को भी मौका नहीं दे रहे हैं बीजेपी को, वो हिंदुत्व के मामले पर उनको चैलेंज कर सके। क्यों ये दो मुद्दे ऐसे थे जिन पर वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट उन पर लगातार, तो जाते जाते उन्होंने ये दो काम कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे अपने पत्ते नहीं खेल रहे हैं, वो अपने पत्ते बहुत संभल कर खेल रहे हैं। हम लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा इस मामले में।